HDFC सिक्योरिटीज़ के, और साथ ही साथ हमारे साथ यतिन जी जुड़ेंगे डीलिंग रूम पर, और दीपाली जुड़ेंगे हमारे साथ जो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपको बताएंगी किस तरीके का प्राइसिंग एक्शन था। चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं नागराज शेट्टी साहब। नागराज जी बताइए, किस हिसाब से बाजार को देख रहे हैं? क्या आप निफ्टी पर मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं? जबरदस्त तेजी, क्या बाजार यहां से आपको स्लगिश दिखता है या तेजी और अभी बरकरार है? जी हाँ शैलेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। निफ्टी अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम में है आजकल, और ऑन द डेली या वीकली या मंथली रहने दो, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड बरकरार है। और इवन तो इतना ऊपर जाने के बाद भी अभी तक निफ्टी में रिवर्सल जैसा कोई पैटर्न नहीं है टेक्निकली हायर लेवल पे। आप डेली चार्ट में देखोगे हायर टॉप्स हायर बॉटम जैसे हम टेक्निकल में मानते हैं पैटर्न, बुलिश डो थ्योरी के हिसाब से। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। अभी भी बरकरार है। अभी फिलहाल तो निफ्टी हायर लेवल पे है, बट मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है और ऊपर जा सकता है। एट द सेम टाइम निफ्टी ऊपर में एक ना एक रेजिस्टेंस तो पार करते ही जाना पड़ेगा और करते ही जा रहा है आजकल तक। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 11,250 के आसपास, जो 6 मार्च का ओपनिंग डाउनसाइड गैप था, जो कोविड पेंडेमिक का जो शार्प डिक्लाइन चालू हुआ था मार्केट में 6 मार्च के आसपास से, वो गैप के आसपास से वो डाउनसाइड गैप अभी भरने जा रही है निफ्टी अराउंड 11,250 के आसपास। वो एक रेसिस्टेंस है, उधर से थोड़ा मुनाफा वसूली रहेगा, नहीं तो उतना कुछ ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में तो नहीं है। इनिशियली टारगेट हम कह सकते हैं 11,250। अगर इन केस 11,250 डिसिसिवली ब्रेक करता है, 11,550 तक ये मोमेंटम बरकरार रहने का चांसेस है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है निफ्टी पर। नागराज जी, अपने भी 2 स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए, कहां पर आप तेजी या हल्की सी बिकवाली देख रहे हैं, और हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस करेंगे फिलहाल लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? जी हाँ शैलेंद्र, मेरा 2 स्टॉक पिक है। फर्स्ट है रैमको सीमेंट और दूसरा है बजाज होल्डिंग। जो रैमको सीमेंट काफी दिनों से साइडवेज रेंज में मूवमेंट हो रहा है, एक तरीके से ट्रायंगल जैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अभी जस्ट वो ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट के एज पर खड़े हैं और रैमको सीमेंट अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए। 675 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से ये रेंज में बाय करना चाहिए। उसका टारगेट रहेगा आसपास के अराउंड 740, 735, 735, 740 तक टारगेट रहेगा, और ये लॉन्ग ट्रेडिंग में 640 का स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं। अपना दूसरा पिक है बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग काफ़ी दिनों से एक सिमेट्रिकल पैटर्न पे घूम रहा है। जब भी एक लेवल पे डिक्लाइन चालू होता है, डाउन ट्रेंड मुनाफा वसूली चालू होता है और हायर बॉटम बना के ये स्टॉक्स ऊपर जाता है। अभी एक 7-8 दिन का जो डाउन ट्रेंड था, 7 दिन का इनफैक्ट डाउन ट्रेंड था, वो खत्म हो चुका है। लास्ट सेशन से थोड़ा कुछ अपसाइड मोमेंटम आया था, इस सेशन में 3.5% का लगभग मोमेंटम अपसाइड में पकड़ा है और अच्छा खासी स्ट्रांग पोजीशन में है। टेक्निकली मुझे लग रहा है ये अच्छे खासे बाइंग के लिए अच्छा है। इसको बाई करना चाहिए ये लेवल पे, और स्टॉप लॉस 2,675 का रखना चाहिए और 2,900 का लगभग टारगेट दिखने को मिलेगा 1-2 हफ्ते में। चलिए, एक कैश काउंटर्स आपको मिला है बजाज होल्डिंग्स पर, और साथ ही साथ सीमेंट स्पेस में रैमको सीमेंट्स पर आप तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। ऐसा करते हैं शेट्टी साहब, जोड़ते हैं दीपाली जी को। दीपाली जी आपको बताएंगी 2 सेक्टर्स के बारे में जहां आपने शानदार तेज़ी आते हुए देखी आज के बाजार में, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपाली जी बताइए, कहां आपने शानदार तेज़ी देखी और उनके पीछे क्या कारण था? बैंक्स एनबीएफसीज में अच्छी तेजी हमने आज के सेशन में देखी है। एनबीएफसीज में देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इक्विटास, एमएनएम फाइनेंशियल में जोरदार तेजी रही आज के सेशन में। बैंक्स अगर आप देखेंगे तो फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक शानदार मूव के साथ क्लोज हुए हैं। दरअसल एचडीएफसी बैंक के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद एक्सपेक्टेशंस इस पूरे ही स्पेस से बिल्डअप हो रही हैं और अब नजरें टिकी हुई हैं आने वाले अर्निंग्स पर। उस हिसाब से बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक फोकस में है। बजाज फाइनेंस हालांकि पिछले क्वार्टर में आप देखें तो नंबर्स काफी खराब रहते,
9,000 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग की थी और अब माना यह जा रहा है कि ये जो पिछले क्वार्टर के वीक नंबर्स थे वो पूरी तरह से फैक्टर्ड इन हो चुके हैं और अब आगे देखा जा रहा है अच्छे अर्निंग्स को, क्योंकि जो इस तिमाही में जो अर्निंग्स है बजाज फाइनेंस के वो थोड़े बेटर रह सकते हैं। मुनाफा इनका हालांकि 21% घट सकता है वाई बेसिस पे, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पर 12% की ग्रोथ आ सकती है। कस्टमर एडिशन हालांकि लोअर साइड पर ही रहा है, जिसका इंपैक्ट आप एएम ग्रोथ पे देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो एएम ग्रोथ है वो 7% के आसपास बढ़कर आ सकती है। लिक्विडिटी जो है कंपनी के बैलेंस शीट में वो 17,500 करोड़ के आसपास के इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर्स के साथ साथ जो कमेंट्री आती है कलेक्शंस पर और साथ ही मॉरेटोरियम पर। सिमिलरली अगर आप एक्सिस बैंक देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 16% बढ़ सकती है सालाना आधार पर। नेट प्रॉफिट्स हालांकि 8% घटकर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा कि आंकड़ा क्या रहता है बैंक की ओर से प्रोविजनिंग का, एसेट क्वालिटी का। हालांकि जो मॉरेटोरियम था पिछले क्वार्टर में, उन लेवल से जो मॉरेटोरियम की स्थिति है वो 20 से 25% इंप्रूव हुई है, तो वो मूवमेंट काफी क्लोजली वॉच होगा। लोन ग्रोथ 14 से 15% एक्सपेक्टेड है, तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सिस बैंक से भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है उन बैंक्स के जिनके नतीजे ड्यू हैं। शेट्टी साहब, आप एचडीएफसी बैंक पर तो अपनी राय देंगे नहीं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। इनमें से आपका कौन सा पसंदीदा काउंटर है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में, और अगर आपकी कोई और चॉइस हो तो उस पर भी थोड़ा खुलासा कीजिए। ओके, जी हाँ शैलेंद्र जी, एक्सिस बैंक अभी भी लंबा कंसोलिडेशन में चल रहा है। अभी भी क्लियर कट मोमेंटम नहीं है। टोटली ऐसा लग रहा है कि टोटली रिजल्ट के ऊपर ये ट्रेंड डिपेंड हुआ है। 450 460 के आसपास ऊपर में रेजिस्टेंस तो ले रहा है और 425 420 के आसपास नीचे में सपोर्ट ले रहे हैं। क्लियरली ट्रेंड है। अभी तक एज अ ट्रेडर मैं एडवाइस नहीं करूंगा इसको अभी बाई करने के लिए, क्योंकि अभी क्लियर सिग्नल नहीं है। अगर इन केस रिजल्ट के बाद कोई क्लियर ट्रेंड मिल जाएगा तभी आइदर 460 के ऊपर बाई कर सकते हैं। इन केस ये स्टॉक नीचे के लेवल पे मुनाफा वसूली में आ जाता है तभी 420 415 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये राय आपको एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है। शेट्टी साहब, एक दो स्टॉक्स और चेक करते हैं नतीजों से पहले। बजाज फाइनेंस में आज ठीक ठाक तेजी आती हुई दिखी और ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर आपको आज शानदार तरीके से बंद होता हुआ दिख रहा है। क्या राय है चार्ट्स पर, और कोई अगर आप ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट करें बजाज फाइनेंस पे तो सही रहेगा? जी हाँ, बजाज फाइनेंस अच्छी तरीके से टेक्निकली अच्छे अप ट्रेंड में है। हम डेली टाइम फ्रेम में हायर टॉप्स हायर बॉटम जो देखते हैं, जो स्ट्रेंथ बताती है मार्केट का या अंडरलाइंग स्टॉक का, वो दिखने में लगा है बजाज फाइनेंस में। काफ़ी थोड़े दिन पहले साइडवेज रेंज मोमेंट था। साइडवेज रेंज के बाद अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है लास्ट दो सेशन में। ये बजाज फाइनेंस में लॉन्ग ट्रेडिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन फ्रंट में अराउंड 3500 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट मिल सकता है हायर लेवल पे। मुझे लगता है अगर कैश में अगर कोई बाई करता है बजाज फाइनेंस अराउंड 3300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 3700 का लगभग टारगेट मिल सकता है एक आध हफ्ते में। चलिए, इस पर एक बाई की स्टैंप लगाते हैं और आपके सामने ये टारगेट 3700 आता हुआ दिख रहा है, स्टॉप लॉस 3300। नतीजे कल हैं और यहाँ पे उम्मीद है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको 12% बढ़ती हुई दिखेगी। शानदार तरीके से आपने आज तेज़ी देखी है एनबीएफसी स्पेस में, और बजाज फाइनेंस अव्वल ऐसे स्टॉक्स में था जहाँ पर आपने ये शुरुआती माहौल देखा मंडे के दिन। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी आती हुई देखी? नागराज जी, 215 रुपये 50 पैसे पे चोलामंडलम फाइनेंस आज बंद हुआ और एफएनओ में टॉप गेनर था, लगभग 4.5% ऊपर। ये एक मिड कैप स्टॉक है एनबीएफसी स्पेस में और शानदार यहाँ पर तेजी आती हुई दिख रही है। कोई राय आपकी कल के सत्र के लिए, वहां पर कोई अगर आपका एडवाइस हो तो? जी हाँ, जरूर। चोला फाइनेंस चार्टिकली साइडवेज रेंज के एक ब्रेकआउट स्टेज में खड़ा है। 216 217 के आसपास अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा। 2-3 हफ्ते का जो रेंज मोमेंट है उसका ब्रेकआउट आ सकता है। मेरे ख्याल से टेक्निकली हम बिलीव करते हैं कि जैसा जो रेंज मोमेंट का ब्रेकआउट आता है अच्छा खासी तेजी में रहता है। मेरे ख्याल से 216-17 के ऊपर 216-17 के ऊपर लेना चाहिए और 230-35 के आसपास से स्टॉक दिखने को मिलेगा ऊपर के लेवल में एक आध दो हफ्ते में।
चलिए, ये राय आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप शानदार तेजी देख रहे हैं पिछले हफ्ते, और ये स्टॉक टॉप परफॉर्मर्स में रहा है एनबीएफसी स्पेस में। आपके सामने जो खबर फिलहाल टेलीकॉम स्पेस में आती हुई दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई है वोडाफोन आइडिया को और अन्य टेलीकॉम कंपनीज को, और ये कहा है कि एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के संदर्भ में दोबारा रिकैलकुलेशन नहीं होगी और केस आपको दोबारा खुलता हुआ नहीं दिखेगा। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आज लगभग 7-7.5% तेज़ी में था और लगभग 9 रुपये 10 पैसे के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा है, 2.2% ऊपर। भारती एयरटेल में जिन्होंने अपनी एजीआर की रकम बहुत शानदार तरीके से दे दी है, वहाँ पर आप 1.6% की तेज़ी देख रहे हैं, 575 रुपये 75 पैसे के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। शेट्टी साहब, जिस हिसाब से आपने ये दो डेवलपमेंट्स सुने हैं, कोई राय अगर आप भारती एयरटेल पर और खासकर वोडाफोन आइडिया पर देना चाहें तो? भारतीय एयरटेल अभी भी रेंज मोमेंट में है, बड़ा रेंज है, 600 के आसपास ऊपर के लेवल पे रेंज है, 550 के आसपास नीचे के लेवल रहे हैं। ऐसा नहीं है काफ़ी खराब भी नहीं है, ट्रेंड ग्रेजुअली मोमेंटम आ रहा है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी फिलहाल तो टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एज पर द रेंज। ये रेंज के हिसाब से ऊपर के लेवल में अराउंड 590, 95 या 600 के आसपास देखने को मिलेगा नियर टर्म में। ऐसा करते हैं शेट्टी साहब, हमारे साथ असीम जी जुड़े हुए हैं जो ये बहुत शानदार तरीके से पिछले दशक से ज़्यादा इस केस को कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। असीम जी बताइए, पहले संक्षिप्त में कौन से 3 सबसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं इस केस में? पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये क्लियर कर दिया कि जो सेल्फ असेसमेंट या रिकैलकुलेशन जो है टेलीकॉम कंपनी जो करने जा रही थी, वो दोबारा से कैलकुलेशन जो है वो नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जो टेलीकॉम कंपनी 20 साल का वक्त मांग रही है वो रीजनेबल वक्त नहीं है। उनको कहा कि आप रीजनेबल वक्त जो है बताइए कि आप कितना वक्त आपको चाहिए। तो टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि कम से कम 15 साल का वक्त जो है उनको पेमेंट करने के लिए जो है वो चाहिए होगा। और तीसरी बड़ी बात कि ये सिक्योर कैसे होगी अमाउंट, क्योंकि अगर कल को कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली जाती है तो ये अमाउंट इसको सिक्योर जो है वो कैसे करना होगा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार से जवाब जो है वो मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी सुनवाई के बाद अपना आदेश जो है रिजर्व कर लिया है, यानी कि कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला जो है वो सुनाएगा और तब बताएगा कि टेलीकॉम कंपनियों को कितना वक्त जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन आज जितनी भी हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को काफी फटकार जो है वो लगाई। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि टेलीकॉम कंपनियां बार बार से रीअसेसमेंट करने की कोशिश जो है वो कर रही है, अपनी लायबिलिटी जो है वो कम बता रही है, सरकार उनकी लायबिलिटी जो है वो। देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। तय कर चुके हैं, तो उनको ये भी कहा कि आपके ऊपर जो है कॉस्ट हम इम्पोज जो है वो करेंगे। कॉस्ट इम्पोज करने के बाद ये भी सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल जो भी टेलीकॉम कंपनियां अभी लिक्विडेशन में गई हैं उनसे जवाब जो है वो मांगा। उनसे जवाब मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जो है 10 अगस्त को दोबारा से करेगा। लेकिन इस बीच जो सरकार की याचिका है इसमें ये कहा गया कि 20 साल का वक्त जो है टेलीकॉम कंपनियों को दिया जाना चाहिए, उस पर ऑर्डर रिजर्व हो गया और कुछ दिनों बाद इससे सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जो है वो सुना सकता है। चलिए असीम जी, मेरे ख्याल से तारीख पे तारीख दोबारा लगती हुई जा रही है और अब अगली तारीख का इंतज़ार रहेगा जिसमें ये पता चलेगा कि क्या कॉस्ट इम्पोज हुई हैं उन कंपनीज पर जिनसे सुप्रीम कोर्ट नाराज़ है। तो ये कहानी रही टेलीकॉम बैटल की। चर्चा करेंगे और स्टॉक्स की, खासकर महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की, जहां आपने शानदार तेजी आते हुए देखी, लेकिन वो चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जुड़ते हैं एकदम यतिन जी से, जो बहुत शानदार तरीके से ब्रोकरेजेस को ट्रैक करते हैं और वहां पर जो कॉल्स HNIs को दी जाती हैं वो आपसे शेयर करते हैं। यतिन जी, स्वागत है आपका। बताइए कौन से 2 या 3 ट्रेड्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे ट्यूसडे के ट्रेड के लिए? नमस्कार शैलेंद्र जी, देखिए 2 स्टॉक्स जो वायदे बाजार में लॉन्ग पोजीशंस जहां बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो है HUL और UPL।
अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो यहाँ हमने एक हफ्ते पहले भी डीलिंग रूम में सुना था कि यहाँ बाइंग हो रही है, अच्छा खासा स्टॉक में मोमेंटम है और लॉन्ग पोजीशंस जो है बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएल पे भी खास ध्यान दें तो यहाँ जो डीलिंग रूम्स को लगता है कि 3 से 4% का अपसाइड पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप आज की ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें वायदे बाजार का तो जुलाई सीरीज में लगभग 7% का इजाफा हुआ है, जो कि लगभग 9 लाख शेयर्स हैं। तो वो ऐड हुए लॉन्ग साइड पे, तो यूपीएल में खरीदारी करके चलें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और आखिर में कैश सेगमेंट में कावेरी सीड्स पे ध्यान दीजिए। स्टॉक अपने 52 वीक लो से काफी अच्छा रिकवर हुआ है। इसका कारण एक बताया जा रहा है कि जो मॉनसून है उसके पहले कॉटन की जो एकरेज है वो काफी रिकॉर्ड लेवल पे है, जिसका सीधा फायदा जो है कंपनी को होगा। तो कावेरी सीड्स जो कि कॉटन सीड्स में लीडिंग मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं, वो है जहां एचएनआई का एक्शन काफी भरपूर है। तो कावेरी सीड्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है यतिन जी से। एक दो स्टॉक्स पर आपकी राय लेते हैं शेट्टी साहब। यूपीएल के स्टॉक पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपने साइडवेज ट्रेंड के बाद आज 4% ये स्टॉक ऊपर बढ़ा एफएनओ में, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम शानदार थे। बताइए चार्ट्स पर आपको यूपीएल कैसे लगता है? कोई स्टॉप लॉस या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी दिनों का साइडवेज रेंज अभी ब्रेकआउट के स्टेज पे है। अराउंड 460-65 के आसपास डिसिसिव अपसाइड ब्रेकआउट रहेगा। इसके साथ में ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, मोमेंटम ऑसिलेट्स सभी कुछ सिग्नल दे रहे हैं कि एक अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम यूपीएल में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जो भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या जो भी किया हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 440 के आसपास रख दीजिए और टारगेट 480 के आसपास आपको दिखने को मिलेगा एक आध दो हफ्ते में। चलिए, ये राय आपको मिल रही है यूपीएल पर, और शेट्टी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर आप 430 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिलहाल ये 453 के आसपास बंद होता हुआ शानदार तेजी आज आपने यहाँ पर आती हुई देखी। फ्लैट क्लोज शेट्टी साहब हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। कल नतीजे हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि मार्जिन प्रेशर आपको दिखेगा, लेकिन जिस हिसाब से ब्रिटानिया ने तेजी दिखाई है नतीजों के बाद, ज़रा पोजिशनल कॉल आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पर दीजिए। आज आपके सामने ये स्टॉक बंद हुआ है लगभग 2324 रुपए पर एफएनओ में। जी हाँ, हिंदुस्तान लीवर एक ऐसा स्टॉक है, काफ़ी हफ्तों से, इवन एक आध 2 महीने से हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम है। जो भी इन्वेस्टर हो या ट्रेडर बाय किया है, मोमेंटम थोड़ा स्लो है लेकिन ग्रेजुअली अपसाइड में मार्च कर रहा है। अभी रिसेंटली एक हफ्ते में हम देख सकते हैं कि अपसाइड मोमेंटम में थोड़ा पिकअप हुआ है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स, इवन आरएसआई भी अच्छा खासा पोजीशन में खड़ा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजिशनल लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए हिंदुस्तानी में, और आपको अच्छे अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर आप बाई किया है या आपके पास पोजीशन होल्ड है तो 2260 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 2430 रुपए तक टारगेट आएगा एक आध 2 वीक में। चलिए, ये राय आपको मिल रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। पोजिशनली शेट्टी साहब की राय है कि ये एक बुलिश फेज में है और 2430 का लक्ष्य वो आपको देते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। चलिए, समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे को, इसको यहीं समेटते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।